हेलो बच्चों। कि जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये बने क्या बताया, बहुत ही पावरफुल आपके रूलर्स थे, है ना। तो क्या था कि ब्रिटिश जो है वो चाहती थी कि उनको एक कठपुतली वाला राजा मिल जाए कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी आप यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करने आए हैं, यहाँ आप बस ट्रेड करिए और यहाँ के पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर आपको करना नहीं है। डोंट इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। अब जब नवाब मीर जाफर बन गया तो हुआ क्या बेटा कि ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे कि उनको एक कठपुतली मिल जाए, ऐसे टिक 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 करे और बस काम हो जाए। टीपू सुल्तान जो है वो अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं। तो आप शौक देखिए शिकार करने जा रहे हैं और हम लोग कैसे चले गए, मोमोज खा के चले आए, एक चक्कर मार के चले आए। ऐसी मम्मी आते हैं बस एक चक्कर लगा के निकल गए, एक चक्कर मार के बस आके चले आए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, चाय पी ली, आ गए। कहता है ना। हेलो 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 बच्चे लोग, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका इस अमेजिंग एंड ऑसम प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। बेटा आई एम योर वेरी ओन शिग्रफ मैम। और कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल मजे में हूं, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 हिस्ट्री। चैप्टर नेम इज ट्रेड टू टेरिटरी। बेसिकली बेटा आज मैं आपको एक लंबी सी बढ़िया सी एक कहानी सुनाने वाली हूँ और ये कहानी आप किसके जुबानी से सुनेंगे? मेरे शिग्रफ मैम से। तो आज के टॉपिक का नाम है ट्रेड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स जो ओरिजिनली हमारे कंट्री में ट्रेड करने आते हैं लेकिन धीरे धीरे वो हमारी कंट्री को के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो आज का गोल क्या है? टुडेज गोल इज, जो कभी भी गोल नहीं होता है, इट इज अ न्यू पावर इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होराइजन, दैट इज द ब्रिटिश। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी कि ब्रिटिशर्स जो ओरिजिनली एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी होती है, स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे हमारे इंडिया में आते हैं सिर्फ ट्रेड करने, कैसे वो मास्टर्स बन जाते हैं हमारे हमारे इंडिया का। ठीक है, तो आप बिल्कुल बैठ जाइए, अपनी नोट्स बनाने लग जाइए, पेन कॉपी निकालिए, कुरकुरे चिप्स रख लीजिए, सब रख लीजिए और लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विद अ स्टोरी। ओके, तो इस चैप्टर को बेसिकली मैं बोलूंगी इस कहानी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सुनने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। बेटा इसका मतलब ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश की कंपनी, वो ईस्ट यानी बंगाल में आ जाती है और वहां पे अपना फैक्ट्री सेटअप करती है। वहां पे कुछ बैटल्स होते हैं भाई, जहां ट्रेड हो रहा है, जहां पैसे हैं, वहां लड़ाई तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो वहां पे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से बैटल्स हो रही थी, क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहे थे, कैसे कैसे क्या क्या कंपनी कैसे अपना सेटअप कर रही थी फैक्ट्रीज में बंगाल में। ओके, देन वी विल डील विद कंपनी रूल्स एक्सपैंड। यहां बेटा पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से हथकंडे कंपनी ने अपनाए थे अपना रूल एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने ट्रेड को और आगे फ्लरिश करने के लिए। ठीक है, उन हथकंडों के बारे में पढ़ेंगे। एंड वी विल डील विद सेटिंग अप ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। और ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा वो नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आ गया था, उन्होंने क्या चेंजेस लाए थे, या कौन सा जुडिशरी चेंज हो गया था, कौन से कोर्ट्स हुआ करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन कौन करता था, आर्मी कैसी थी, सब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अब रेडी हो जाइए। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी विद पार्ट 1, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब यहाँ की कहानी जो है बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। होता क्या है बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया आती है। सी, इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ I। यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जो इंग्लैंड की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ I, उनसे एक चार्टर एक्वायर करती है, यानी जारी कराती है। क्या था उस चार्टर में? उस चार्टर में लिखा था कि उनको सोल राइट मिल जाएगा ट्रेड करने का ईस्ट के साथ, यानी उनको फुल राइट्स, सोल राइट्स है, फुल्ली राइट है उनको कि वो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकती है। लेकिन यहां पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये परमिशन थी,
और दूसरी कंपनी यहां अलाउड नहीं थी। नो अदर ब्रिटिश कंपनी वॉज अलाउड, दिस वॉज इन दी चार्टर। कोई दूसरी कंपनी यहां अलाउड नहीं थी। ओके, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? इट वॉज एन मर्केंटाइन कंपनी। मैम क्या मतलब होता है मर्केंटाइन का? बेटा मतलब होता है उस जमाने में, क्योंकि हम 1600 की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस जमाने में मर्केंटाइन कंपनी का मतलब होता था कि वो सामान जो है वो सस्ते दाम में खरीदती थी और महंगे दाम में बेचती थी, यानी बाय चीप सेल हायर। मर्केंटाइन कंपनी इन दोज डेज, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, बाय एट चीपर प्राइसेस एंड सेल एट हायर प्राइसेस, सामान सस्ता खरीदना और फिर बाद में उसको महंगा बेचना। आया समझ में? चार्टर की बात समझ में आई ना, कि वहां पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सोल राइट दे दिया गया था कि आप जाके ईस्टर्न कंट्रीज में ट्रेड कर सकती है और कोई दूसरी कंट्री इंग्लैंड की नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन इससे हुआ क्या? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब ब्रिटिशर्स की पहली शिप वाया केप ऑफ गुड होप होते होते जब इंडिया पहुंचती है, तो क्या होता है, वो वहां देखा है कि वहां तो पहले से ही पोर्चुगीज बैठे थे, भाई वहां पहले से ही पोर्चुगीज बैठे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सोचत रही कि ये कैसे होएगा, वा हम सेकंड आ गवा और पोर्चुगीज पहले आ गवा, कैसे हो गया भाई? इसलिए क्योंकि चार्टर में ये नहीं था कि कोई यूरोपियन कंट्री नहीं जाएगी, इट वॉज ओनली फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज ओनली फॉर इंग्लैंड। चार्टर ये चीज चार्टर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स टू कम एंड ट्रेड इन ईस्ट। आया समझ में? सी, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं तो पोर्चुगीज उनको यहाँ पहले से मिलता है। अब वो सोच रहे हैं ये कैसे हो गया भाई, यहाँ आके वो देख रहे हैं कि पोर्चुगीज ने अपना बेस बनाया हुआ है गोवा में, वो आके यहाँ सोच रहे हैं ये कैसे हो गया, हाउ डिड दिस हैपन, हम सेकंड आए गवा और पोर्चुगीज फर्स्ट आए गवा, ये कैसे होई गवा, हेलो हाय बाय बाय। तो क्यों ऐसे हुआ था बेटा कि जो चार्टर था however could not prevent, वो अदर यूरोपियन कंट्रीज को रोक नहीं सकता था ईस्ट में आने के लिए, ईस्टर्न कंट्रीज को ईस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इसलिए पोर्चुगीज यहाँ पे पहले से बेस बनाए थे गोवा में बिकॉज ऑफ वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किसके मामा? वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा, सॉरी वास्को डी गामा, ठीक है। इन 1498 क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था। तो पोर्चुगीज यहां पहले से थे। अब बात आई भाई डच ट्रेडर्स की। डच ट्रेडर्स क्या कर रहे थे? वो भी जो है पॉसिबिलिटीज तलाश रहे थे इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, ट्राइंग टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ट्रेड इन इंडिया, यानी वो भी तलाश रहे थे पॉसिबिलिटीज कि हम इंडिया के साथ ट्रेड कर लें। एंड बाद में क्या होता है, जो फ्रेंच ट्रेडर्स होते हैं वो भी इंडिया आ जाते हैं, ठीक है। फ्रेंच ट्रेड, अब मतलब यहाँ पे आपके ब्रिटिशर्स भी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, आपकी पोर्चुगीज भी है, यहाँ पे डच भी है और फ्रेंच भी है, फ्रांस भी है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, 4 लोग हैं यहाँ पे इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ क्या होता है कि सबको चाहिए था वही सामान जो यूरोपियन मार्केट में जिसकी बहुत डिमांड थी। फ्रांस को भी वही चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी वही चाहिए, डच को भी वही चाहिए, पोर्चुगीज को भी वही चाहिए, सबको वही चाहिए। तो यहाँ मेजर प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई कि all the traders wanted to buy those things that was in the demand of the European market. सभी को वही चीजें चाहिए थी जिसकी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। कौन कौन सी चीजें? सिल्क, कॉटन, पेपर, कार्डमम, सिनेमम। कॉटन, मलमल, उस टाइम पे कहा जाता था कि जो ढाका का मलमल था इतना फाइन मलमल था, इतना अच्छा क्वालिटी का मलमल था कि पूरा का पूरा थान एक अंगूठी के छल्ले से निकल जाता था, ठीक है। सिल्क,
पेपर यानी कि काली मिर्च, कार्डमम बड़ी इलायची, सिनेमम दालचीनी, ये सब मसाले सुने होंगे ना अपने घर में, मम्मी डालती हैं खाने में, है ना। ये सब चीजें चाहिए थी। अच्छा, एक प्रॉब्लम तो ये थी, दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई? दूसरी प्रॉब्लम आ गई क्यों? क्योंकि सभी लोगों को यही चीजें चाहिए थी। तो हुआ क्या, इन सामान का जो दाम था, प्राइस था, वो बढ़ गया। ठीक है, अब जब प्राइस बढ़ गया तो भाई जो पहले प्रॉफिट हो रहा था, जो फायदा हो रहा था, वो घट गया, प्रॉफिट कम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक जो सामान वो 10 रुपए में खरीद के 20 रुपए में बेचते थे। भाई मर्केंटाइल कंपनी क्या बताया मैंने? यही तो बताया कि सामान सस्ता खरीदते थे और महंगे प्राइस पे बेच देते थे। तो यहां पे क्या हुआ, कंपटीशन की वजह से जो सामान का प्राइस था, दाम था, वो बढ़ गया। अब जब दाम बढ़ गया तो भाई प्रॉफिट कम हो गया। अभी तक जो सामान 10 रुपए में खरीद रहे थे, 20 रुपए में बेच के 10 रुपए प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? मैथ्स तो आती है ना। अब क्या हो रहा, अब वही सामान वो 15 रुपए में खरीद के 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट घट गया कि नहीं घट गया? 5 रुपए घट गया ना। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। क्या थी कि कंपटीशन इंक्रीज्ड। भाई कंपटीशन बढ़ गया, सबको वही सामान चाहिए, तो रिजल्ट क्या निकला? प्राइसेस इंक्रीज्ड, दाम बढ़ गए, रिजल्टिंग डिक्रीज इन प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स में डिक्रीज यानी कि कम हो गए प्रॉफिट्स। ठीक है, आया समझ में? अब इतना सब कुछ जब प्रॉफिट्स कम हो गए तो भाई कंपनी सोच रही है कि अब क्या करा जाए, भाई क्या करें कि जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका उन्होंने क्या सोचा? बहुत दिमाग। अच्छा, यूरोपियंस का ना दिमाग बहुत तेज था, है ना। तो अब उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि यार कंपटीशन बढ़ गया है, एक काम करते हैं, कॉम्पिटिटर्स को ही हटा देते हैं साइड, तुम निकल लो, कॉम्पिटिटर्स खल्लास। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने बोला फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन ये था एलिमिनेट कॉम्पिटिटर्स। उन्होंने बोला हम अपने कॉम्पिटिटर्स को ही एलिमिनेट कर दें, हटा दें। कैसे? ट्रेड कैरिड आर्म्स, जो ट्रेड हो रहा था अब उस पे क्या होने लगा? हथियार के साथ ट्रेड होने लगा। शिप्स को, माल से लदे शिप्स डुबोने लगे, और जो चौकी थी, ट्रेड पोस्ट, जहां से ट्रेड होता था, वहां पे किला बनाने लगे। सी, कॉम्पिटिटर्स एलिमिनेट कर दिया, फोर्ट्स बनाने लगे ट्रेडिंग पोस्ट पे अपनी सिक्योरिटी के लिए। एड क्या हुआ? सैंक ईच अदर शिप्स, एक दूसरे के जहाजों को, माल से लदे जहाजों को डुबाने लगे। जा रहा है, टुक, डूब गया, डुबा दिया। फिर पोर्चुगीज की जा रही है, टुक, दबा दिया। ठीक है, दबाने लगे। और क्या करने लगे थे? शिप्स पैसेजेस ब्लॉक्ड, जो शिप के पैसेजेस थे, रास्ते थे, उन्हें ब्लॉक कर देते थे। आया समझ में? एंड ट्रेड कैरिड आर्म्स। अब इन सब की वजह से क्या होने लगा? इन सब की वजह से उन्होंने सामान के साथ साथ हथियार भी भेजने लगे साथ में, कि भाई जब बीच में शिप डुबाया जा रहा है, शिप्स के पैसेजेस ब्लॉक करे जा रहे हैं, तो खड़े तो रहेंगे नहीं कि हाँ भैया खड़े हैं, आएंगे डुबा देंगे, हम डूब जाएंगे, ये तो करेंगे नहीं। तो आर्म्स के साथ अब ट्रेड होने लगा था। तो दिस वाज दी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन निकाला था। अभी तक क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी खूब प्रॉफिट कमा रही थी, सब कुछ था, लेकिन कॉम्पिटिटर्स के साथ उसका प्रॉफिट कम हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला। ओके, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहां सेटअप कर दी है? इट सेटअप्स इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू बंगाल, और बंगाल में कहा? ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, हुगली की बैंक पे अपनी कंपनी सेटअप करती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेती है। और क्या करती है? फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई तो अब क्या होने लगा? जो ट्रेडर्स थे कंपनी के, उनको उस टाइम पे कहा जाता था फैक्टर्स। कंपनी ट्रेडर्स नोन एज फैक्टर्स, उनको फैक्टर्स कहा जाता था। कंपनी ने अपने सामान की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने गोदाम बनाए, वेयर हाउसेस, उन्हें वेयर हाउसेस कहते हैं। ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं आज सामान खरीदा आज ही एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसा तो है नहीं, है ना भाई। सामान खरीदा उसको कहीं स्टोर भी करेंगे, करते हैं ना, स्टोर करेंगे फिर एक्सपोर्ट कर देंगे। और उन्होंने क्या किया? फोर्ट्स, किले बनाए, क्यों? अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है,
द नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड वेयर हाउसेस, मैंने आपको बताया गोदाम, एंड डिड फोर्टिफिकेशंस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1698 में कंपनी को जमींदारी राइट मिल गया था, जमींदारी राइट्स, और 3 विलेजों का मिल गया था। क्या था ये जमींदारी राइट कि अब उनको वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया था। 3 विलेजेस, जिसमें से एक कालीकाता भी था। कालीकाता कलकत्ता, या आज उसे हम कहते हैं कोलकाता। सी दिस इज कालीकाता, ये एक गांव था। 3 विलेजेस जिसको कलकत्ता या आज के टाइम पे से हम कोलकाता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी किया। ठीक है, अब उस शाही फरमान में क्या था, उस शाही फरमान में लिखा था कि कंपनी को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे औरंगजेब इशूड फरमान, काहे का फरमान था, राइट टू ड्यूटी फ्री, टू ट्रेड करने के लिए वो ड्यूटी फ्री हो गए थे। ये यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल में आई तो ये सब चीजें यहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे सी औरंगजेब ने कंपनी को ये राइट दिया है ड्यूटी फ्री ट्रेड का, लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स इंडिविजुअल ट्रेड कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, वो इस चीज से बाहर नहीं थे। उनको ड्यूटी फ्री नहीं किया था, उनको ड्यूटी देनी थी। ठीक है, लेकिन वो लोग रिफ्यूज कर देते हैं कि हम ड्यूटी नहीं देंगे। ठीक है, सी कंपनी ऑफिशियल्स डिनाइड टू पे ड्यूटी, वो कह रहे हैं हम क्यों ड्यूटी दें भाई, कंपनी को आपने मना कर दिया, हम भी उसी में हैं, हम क्यों दें ड्यूटी। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ बेटा कि जो बंगाल के नवाब थे उनको रेवेन्यू में बहुत ज्यादा घाटा हो गया था। ठीक है, बंगाल रेवेन्यू लॉसेस ऑफ बंगाल नवाब्स, बंगाल के जो नवाब थे उनको बहुत ज्यादा वहां पे घाटा हो गया था। ये थी पूरी पिक्चर बंगाल की। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मना कर दिया ड्यूटी नहीं देंगे, रेवेन्यू में लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो यहाँ पे कंपनी और नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो इंटेंसिफाइड होते चले गए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे बैटल्स होने लगी थी। आया समझ में, जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इंटेंसिफाइड हो गए थे तो वहां पे क्या हुआ, बैटल्स होने लगी थी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स नवाब लेते हैं। यार द नवाब्स ऑफ बंगाल टुक सम स्टेप्स, यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे। ठीक है, एंड लेट अस सी उस कंपनी ने उसके बदले में या उसके अपोजिट में क्या जवाब दिया था। लेट अस सी स्टेप्स ऑफ नवाब ने क्या स्टेप्स लिए थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी एनी कंसेशंस। जो नवाब थे बंगाल के, मुर्शिद अली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, फर्स्ट मुर्शिद अली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला, ये देववर्दी नवाब्स ऑफ बंगाल, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ताकतवर रूलर्स थे, नवाब्स थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दे टुक सम स्टेप्स। वो स्टेप्स क्या थे, सबसे पहला स्टेप कि अब कंपनी को कोई भी कंसेशन नहीं दिया जाएगा, नो कंसेशंस, मना, रिफ्यूज, नहीं देंगे। उसके बाद क्या हुआ, लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। उन्होंने बोला कि ट्रेड के लिए उन्होंने लार्ज ट्रिब्यूट्स की डिमांड रखी थी। किसने, नवाब्स ने। आया समझ में। एंड वन मोर थिंग, डिनाइड मिंट राइट टू मिंट कॉइन्स। उन्होंने इस चीज को मना कर दिया था ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप सिक्के की ढलाई नहीं करेंगे। मतलब ये सारी चीजें वो मना कर रहे हैं, ये स्टेप्स लिए थे नवाब ने। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि आप जो अभी तक अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए फोर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, अब वो आप नहीं बढ़ाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे वो चार स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, नंबर 1, कोई भी कंपनी को कंसेशन अब नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, लास्ट ट्रिब्यूट काय के लिए, कंपनीज ट्रेड। तीसरी बात, सिक्के की ढलाई नहीं होगी। और चौथी बात क्या है, फोर्टिफिकेशंस के लिए नहीं बना जाएंगे। और क्या हुआ, यहाँ पे नवाब्स ने एक एलिगेशन लगाया, एक ब्लेम लगाया कंपनी के ऊपर। क्या था ब्लेम,
कि कंपनी रेवेन्यू लॉसेस ऑफ बंगाल गवर्नमेंट, कि कंपनी जो है वो बंगाल की गवर्नमेंट के रेवेन्यूज को खाए चली जा रही है, बंगाल के रेवेन्यू में लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ कंपनी उनका रेवेन्यू खाए चली जा रही है। ये एक एलिगेशन लगाया था। और दूसरा क्या लगाया था? दूसरा लगाया कि वो उनकी पावर को क्या कर रहे थे, अथॉरिटी को नवाब्स की अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। ठीक है, ये सब एलिगेशंस यानी ब्लेम, ये ब्लेम लगाया था किसने? नवाब्स ने ये ब्लेम लगाया था कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है कंपनी की वजह से। दूसरा कि उनकी अथॉरिटी को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तीसरा क्या था कि मना कर रहे हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, मांगते रहे इतना मांगना है, नहीं देंगे, जाओ, नहीं दे रहे टैक्स। तो एक एलिगेशन ये लगाया। एंड व्हाट ऑल, उन्होंने लगाया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रही है नवाब्स को। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, समझ में आ रहा है। और आखिरी चीज थी कि ह्यूमिलिएट कर रहे हैं नवाब्स को और उनके ऑफिशियल्स को। ये सारे इल्जाम जो है नवाब ने कंपनी के ऊपर लगाए थे। आया, समझ में आया? अब ये सारे जब ब्लेम्स लगा दिए, इल्जाम लगा दिए कंपनी के ऊपर, तो कंपनी मान थोड़ी लेगी कि हाँ हमने ये सब किया है, बदले में कुछ तो बोलेगी ना। तो क्या बोला कंपनी ने बोला कि बेटा, उन्होंने बोला कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो हमसे अनजस्ट डिमांड्स कर रहे हैं, हमसे अनजस्ट डिमांड्स रख रहे हैं। आया समझ में? अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स, अनजस्ट डिमांड्स है। और इससे हो क्या रहा है? कंपनी ने कहा कि इससे हमारा ट्रेड जो है वो रुइन हो रहा है, रुइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी का ट्रेड यहाँ पे रुइन हो रहा है। बेटा आ रहा है ना समझ में? ओके, ठीक है। और क्या हो गया? और यहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमारा ट्रेड तभी फ्लरिश कर पाएगा, तभी एक्सपैंड कर पाएगा जब हम ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, यानी कि हमें ट्रेड पे ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। ओके, सो हियर कंपनी कुड फ्लरिश। कब फ्लरिश करेगी? इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड, जब उन पे जो ड्यूटी लगाई गई है वो उनके ऊपर से हटा ली जाएगी। और कैसे फ्लरिश करेगी, कैसे एक्सपैंड करेगी? बाय बिल्डिंग फोर्टिफिकेशंस। क्योंकि यहाँ पे नवाब्स ने क्या किया था? मना कर दिया था कि आप किले नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने, कंपनी ने बोला कि हम अपना ट्रेड कैसे एक्सपैंड करेंगे? जब हम वहां फोर्टिफिकेशंस कर लेंगे। और क्या कर लेंगे? एनलार्ज सेटलमेंट, बढ़ा पाएंगे। बाय विलेजेस, गांव खरीद लेंगे और फोर्टिफिकेशंस कर पाएंगे, रीबिल्डिंग ऑफ फोर्ट्स। ये सारी बातें जो हैं वो अब कंपनी ने बोली थी। नवाब्स ने क्या बोला, कंपनी से क्या बोला? ठीक है, अब जब दो पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दो पार्टी की व्यूज अलग अलग है, बातें अलग अलग है, तो नतीजा क्या निकलेगा? बैटल ऑफ प्लासी। कब हुई थी बैटल ऑफ प्लासी? 1757 में। ये जो बातें अभी हमने पढ़ी है ना, इससे क्या हुआ? एक टसल हुआ, किसके बीच में? नवाब एंड कंपनी और नवाब के बीच में ये टसल हुआ, दैट लेड टू बैटल ऑफ प्लासी। आया समझ में? क्या है बैटल ऑफ प्लासी? पहला तो आप ये समझिए कि ये प्लासी क्या है। बेटा प्लासी जो है वो एंग्लिसाइज्ड वर्जन है, ठीक है, ऑफ वर्ड प्लाशी। ये एक जगह का नाम है, ठीक है। प्लाशी में क्या है? पलाश ट्रीज बहुत मिलते हैं, पलाश ट्रीज, ठीक है। और उनके जो एक लाल कलर का बहुत ब्यूटीफुल सा फूल है जिससे गुलाल बनाया जाता है, जो आप कहाँ उसको यूज करते हो? ना 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 नाएंगे रंगों में ना, समझ गए ना? होली में। तो उससे जो है उस पलश की ट्री के फूल से, पेड़ के फूल से गुलाल बनता है। वहां से जो है ये प्लासी आया है, प्लासी, ठीक है। एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन वर्जन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी क्यों होती है? बैटल ऑफ प्लासी इसलिए होती है क्योंकि जो बंगाल के नवाब्स थे, मुर्शिद कुली खान,
अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये मैंने क्या बताया, बहुत ही पावरफुल आपके रूलर्स थे, है ना। तो क्या था कि ब्रिटिश जो है वो चाहती थी कि उनको एक कठपुतली वाला राजा मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी अगर कठपुतली वाला राजा नहीं होगा तो वो कैसे वो सारी चीजें कर लेंगे, कौन सी, ट्रेड कैसे एक्सपैंड कर पाएंगे, कैसे वो अपने काम करवा पाएंगे जो वो चाहते थे कि हो जाए। और कठपुतली अगर मिल जाती तो बेटा कठपुतली तो आपने देखी है, क्या होता है, सामने शक्ल किसी और की होती है लेकिन उसकी डोरी किसी और के हाथ में होती है, यही है ना, ऐसा ही होता है ना। तो कंपनी को क्या चाहिए था, पपेट रूलर्स चाहिए थे जो उनके काम आसानी से हो जाए बिना किसी बात के। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला जो था आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला जो है यहाँ पे बन जाते हैं नवाब। कंपनी चाहती थी पपेट, नवाब वाज, सिराजुद्दौला वाज अ वेरी पावरफुल रूलर। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने सिराजुद्दौला के राइवल को कोशिश करी, हालांकि वो नाकामयाब हो गए। यहाँ पे कंपनी ने सिराजुद्दौला के राइवल को लालच दी, कोशिश करी है कि उसको नवाब बना दे, ठीक है, लेकिन वो उस चीज में क्या हो गए, नाकामयाब हो गए। अब जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चली कि हमारे अगेंस्ट कंपनी जो है ये सब कर रही है, तो सिराजुद्दौला ने वार्निंग दी कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, आप यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करने आए हैं, यहाँ आप बस ट्रेड करिए और यहाँ के पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर आपको करना नहीं है। डोंट इंटरफेयर इन दी पॉलिटिकल अफेयर्स, सिर्फ ट्रेड करने आए हो, आप चुपचाप ट्रेड करिए, पॉलिटिकल अफेयर्स में आप दखल अंदाजी नहीं देंगे। लेकिन कंपनी का है कुछ सुने, वो तो किसी की नहीं सुन रही थी, है ना। तो यहाँ पे कंपनी नहीं मानती है, यहाँ पे सब सिराजुद्दौला वार्निंग भी देता है नॉट टू इंटरफेयर, दखल अंदाजी मत करिए, लेकिन कंपनी किसी की नहीं सुन रही। और होता क्या है, नेगोशिएशंस फेल्ड हो जाते हैं बिटवीन सिराज एंड कंपनी। यहाँ पे नेगोशिएशंस फेल्ड हो जाते हैं, मना कर रहा है, बार बार बातचीत कर रहा है, बोल रहा है कि भाई ये मत करो मत करो मत करो, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, समझ में नहीं आ रहा कंपनी को। Then what happened? सिराजुद्दौला क्या करते हैं, इसका आउटकम क्या निकलता है, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल वेयर ही गोज, वो जाता है कासिम बाजार की फैक्ट्री पे जाके अपनी आर्मी के साथ जाके अटैक कर देता है फैक्ट्री पे, ठीक है, वहां अटैक कर दिया, वेयर हाउसेस जो गोदाम थे उस पे ताला डाल दिया, लॉक्ड वेयर हाउसेस, एंड व्हाट ही डिड, जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के उनको उठा लिया, कैप्चर्ड ऑफिशियल्स, और उनके और जो इंग्लिशमैन थे और दीज ऑफिशियल्स उनको डिसआर्म कर दिया, बिना हथियार के कर दिया। देखा होगा ना पिक्चरों में, यही तो होता है, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर दिया है, अब तो अपने हथियार नीचे फेंक दो, जान बचाना चाहते हो तो हथियार नीचे फेंक दो, यही देखा है ना। यहाँ भी यही हुआ था। आउटकम क्या निकला कि सिराजुद्दौला गोज एंड अटैक्स ऑन कासिम बाजार फैक्ट्री, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस, देन ही कैप्चर्ड ऑफिशियल्स एंड देयर आर्म्स। आया समझ में। और क्या होता है, मैंने आपको बताया, लॉक्ड वेयर हाउसेस, वेयर हाउस पे ताला लगा देते हैं, और क्या करते हैं, और जो शिप्स थी उनको ब्लॉक कर देते हैं कि यहां से अब शिप्स नहीं निकलेंगी, शिप्स ब्लॉक हो गई। इतना सब कुछ हुआ, एंड उसके बाद, ये सब करने के बाद, ही मूव्स टू कलकत्ता, ही मूव्स टू कलकत्ता, कलकत्ता की तरफ बढ़ जाते हैं। कंपनी तो वहीं थी ना, कंपनी को जमींदारी राइट यहीं का मिला था ना, कलकत्ता का, 3 विलेजेस में उसने एक उसमें कलकत्ता भी था, ठीक है। तो आउटकम ये निकल रहा है कि ये सब करने के बाद सिराजुद्दौला ही मार्च्ड टुवर्ड्स कलकत्ता, वो सीधे कलकत्ता की तरफ अब बढ़ने लगा। अब जब ये कंपनी को खबर मिली कि सिराजुद्दौला कलकत्ता की तरफ बढ़ा है, फॉर द फॉल ऑफ कलकत्ता, यहाँ पे कंपनी अपनी सेना, रॉबर्ट क्लाइव कमांडर, उसके साथ भेजती है और प्लासी में ये लड़ाई होती है। रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट टू मद्रास, मद्रास भेजा जाता है बेटा, और वहां पे वो सिराजुद्दौला के साथ काउंटर होता है, मतलब लड़ाई होती है, टू काउंटर सिराजुद्दौला, ठीक है। यहाँ पे कंपनी जो है अपनी ऑफिशियल, अपनी आर्मी को भेजती है। यहां पर भी नेगोशिएशन होता है, लेकिन नेगोशिएशन फेल हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, बैटल ऑफ प्लासी। यहां भी नेगोशिएशन हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी ने एक बार की किसी पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया, कोशिश करी, बात करी, सिराजुद्दौला ने भी बात करी, वार्न किया,
लेकिन कंपनी माने ना माने, मानते नहीं मान रही, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं और यहाँ आउटकम निकलता है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी बेटा? 1757 में हुई थी। ठीक है, एंड इसमें सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। बेटा यहाँ पे सिराजुद्दौला हार जाता है, क्यों? वन रीजन एंड मेजर रीजन बिकॉज ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर की वजह से यहाँ पे सिराजुद्दौला जो है वो बैटल हार जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को ये लालच दी थी कि सिराजुद्दौला के बाद हम आपको नवाब बना देंगे, तो इसलिए सिराजुद्दौला लड़ाई लड़ने जाता ही नहीं है, नेवर गॉन टू फॉट द बैटल, एंड दिस वाज द रीजन व्हाई सिराजुद्दौला लूज द बैटल। बैटल ऑफ प्लासी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, एज वेल एज बहुत ही फेमस बैटल है, इंपॉर्टेंट एज वेल एज फेमस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे इस बैटल को जीत जाती है। आई एम राइटिंग EIC, दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। आया बेटा समझ में? यहाँ पे मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बन जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ सिराजुद्दौला। मीर जाफर बिकम्स द नवाब ऑफ बंगाल। अब जब नवाब मीर जाफर बन गया तो हुआ क्या बेटा कि ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे कि उनको एक कठपुतली मिल जाए, ऐसे टिक 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 करे और बस काम हो जाए। मतलब वो एक ऐसा आदमी चाह रहे थे जिससे उनके काम जो है वो आसान हो जाए। एंड बेसिकली कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्टिव भी यही था कि वो यहाँ सिर्फ ट्रेड करने आए थे। वो कौन सोच के आए थे कि यहाँ हम बैठ के हुकूमत करेंगे, इसलिए वो इस चीज में इंटरेस्टेड भी नहीं थे टू एनेक्स द स्टेट्स। मीर जाफर जो है ही बिकम्स द नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन बीइंग अ नवाब, मीर जाफर के लिए बता रही हूं, बीइंग अ नवाब, भाई नवाब है तो उसे अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों? अगर उसे अपने सब्जेक्ट से इज्जत चाहिए। भाई कोई भी काम होता था करवाती कंपनी थी, भाई करवा कौन रहा है? करवा रही है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन चेहरा किसका है? चेहरा है आपके मीर जाफर का। तो जनता तो यही देख रही थी ना कि मीर जाफर कर रहा है, जनता सोच रही थी क्या कर रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपनी डिग्निटी, भाई नवाब है तो डिग्निटी तो उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर मीर जाफर जो है ही प्रोटेस्टेड, स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। यहाँ पे वो अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है। जब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया तो मीर जाफर को साइड कर दिया कंपनी ने, हटो चलो तुम आओ, मीर कासिम आप आइए। तो मीर कासिम वाज नाउ दी नवाब ऑफ बंगाल। अब जो है मीर कासिम बंगाल का नवाब बन जाता है। ठीक है, मीर कासिम बन गया। अब जब पहले मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया, हटा दिया, मीर कासिम आ गया। अब जब मीर कासिम ने प्रोटेस्ट किया तो क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में, और उसमें मीर कासिम वाज डिफीटेड। मीर कासिम यहाँ पे हार जाता है और यहाँ पे वापस मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। आया समझ में बेटा? यहाँ पे अब मीर जाफर अगेन मीर जाफर नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, फिर से यहाँ पे बंगाल का नवाब बन गया मीर जाफर। और यहाँ पे अब क्या हुआ? अब यहाँ पे जो नवाब था यानी मीर जाफर, ही हैड टू गिव 5 लाख रुपीज पर मंथ टू द कंपनी। यहाँ पे मीर जाफर को 5 लाख रुपए हर महीना कंपनी को देना होगा। आया समझ में? ये कहानी समझ में आ गई? कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो कैसे कैसे ब्रिटिश जो है वो आगे, कंपनी जो है वो आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, इसीलिए चैप्टर का नाम है ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड करने आए थे लेकिन अब धीरे धीरे टेरिटरी पे कब्जा करेंगे। लेट अस सी हाउ। मुगल एम्परर गिव्स द दीवानी राइट्स टू द कंपनी। भाई दीवानी राइट उसी को मिलेगा ना जो दीवान होगा, तो कंपनी को यहाँ दीवान बना दिया जाता है और उसको दीवानी राइट्स दे दिए जाते हैं। इन 1765 दीवानी राइट्स मिल गए। ठीक है, यानी रेवेन्यू कलेक्शन करने लगे और क्या 5 लाख रुपए महीना आने लगा। तो यहाँ पे कंपनी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं
What all problems? Let us see. Number 1 is gold and silver. गोल्ड एंड सिल्वर की क्या कहानी है? गोल्ड एंड सिल्वर की कहानी है बेटा कि पहले क्या था, जब इंडिया से सामान वो ले जाते थे तो बदले में वो गोल्ड एंड सिल्वर लेके आते थे इंडिया में। लेकिन अब क्या था, अब रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे थे, पैसा आने लगा था 5 लाख रुपए महीना, तो भाई यहाँ पे उनकी ये गोल्ड एंड सिल्वर वाली जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाती है। अब उन्हें जो भी सामान इंडिया से खरीदना रहता था वो ये जो पैसा इन्हें मिल रहा है इससे खरीद लेते थे। तो अब गोल्ड एंड सिल्वर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, अब तो जरूरत नहीं है उन्हें, पैसा यहीं से मिल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि उस पैसे से वो अब कंपनी फोर्ट और अपने ऑफिसेस बना लेती मतलब उसका पैसा उनको अब मिल गया था कि वो अपनी बिल्डिंग ऑफ कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस, उसका पैसा या उनको मिल गया था कंपनी अपने फोर्ट या ऑफिसेस बनाने के लिए। और तीसरी चीज थी कि उनको पैसा मिल गया था आर्मी मेंटेन करने के लिए। आर्मी अपनी मेंटेन करने के लिए उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी, ऑफिस बनाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फोर्ट बनाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आर्मी मेंटेन करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और गोल्ड एंड सिल्वर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। किससे? दीज दीवानी राइट्स एंड 5 लाख रुपीस जो मीर जाफर देगा अब। ठीक है, आया समझ में? लेट अस स्टडी नेक्स्ट। अब यहां पे क्या हुआ, जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसके बाद जो एक्चुअल नवाब थे तब उनसे कहा गया था, उनको फोर्स किया गया कि आपको लैंड एंड मनी एज अ पर्सनल गिफ्ट कंपनी को देना है। लैंड एंड मनी पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी, चलिए दीजिए, फोर्स किया गया। ठीक है, यहां पे इतना पैसा आ गया इनके पास, अब लैंड एंड मनी आ गया। ठीक है, तो इसकी अपने आप को क्या समझने लगे, नवाब समझने लगे। जब इतना पैसा आ गया तो भाई हुआ क्या, करप्ट हो गए। पैसा बुरी चीज तो है ही। तो यहाँ पे आई टोल्ड यू पर्सनल गिफ्ट्स कौन कौन से, लैंड एंड मनी गिवन बाय नवाब्स को देने थे। किसको देने थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, करप्शन। रॉबर्ट क्लाइव, यहां होता क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है और बाकी जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे इंडिया में बहुत पैसा बना लेते हैं, बहुत ज्यादा पैसा बना लेते हैं। ठीक है, जब रॉबर्ट क्लाइव ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल, तो रॉबर्ट क्लाइव से कहा गया कि कंपनी में जो करप्शन हो गया है, भ्रष्टाचार हो गया है, इसको हटाइए, इसको साफ करिए, इसकी सफाई कराइए, ये नहीं होना चाहिए, ये बोला गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब रॉबर्ट क्लाइव की खुद की इतनी वेल्थ देखी गई तो वहां पे उससे खुद क्रॉस एग्जामिन हो गए वो रॉबर्ट क्लाइव। हालांकि उनको बाद में छोड़ दिया था, लेकिन शर्म के मारे रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं। ओके, राउंड अबाउट पाउंड 401102 पाउंड्स ही मेक्स इन इंडिया। इंडिया में इतना पैसा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनसे कहा गया आप करप्शन हटवाइए, लेकिन वो खुद इतने मतलब उनको उनकी वेल्थ पे क्वेश्चन आया तो उनको खुद क्रॉस एग्जामिन कराया, लेकिन छोड़ दिया और फिर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की तरह हर कोई इतना पैसा नहीं बना पाया था। मतलब कहने का ये है कि हर कोई इतना मतलब वापस नहीं जा पाया। रॉबर्ट क्लाइव तो पैसा कमा के वापस चले गए और लोग इतना पैसा कमाए हैं लेकिन वापस नहीं जा पाए। सम डाइड बिकॉज ऑफ सम डिजीज, सम डाइड बिकॉज ऑफ वॉर, मर गए लोग। कुछ पैसा बना लिया था कुछ ने, लेकिन कुछ जो थे वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। उनका मेन मोटिव था यहाँ ट्रेड करो, पैसा कमाओ और वापस जाओ। जो लोग पैसा कमा के वापस चले गए, ठीक है, जो लोग पैसा कमा के दे वर एबल टू गो बैक, मैनेज टू गो बैक, उन्होंने क्या किया वहां पे खूब फ्लैशी लाइफ जिए। फ्लैशी लाइफ का मतलब दिखावे की जिंदगी। आ रहे हैं अंग्रेज, आ गए देखा है ना अंग्रेज को, जो मतलब जो बहुत बड़े आदमी होते हैं सोफिस्टिकेटेड टाइप्स के, स्पून भी ऐसे ही रखना है, चम्मच ऐसे रखना है, फॉर्क ऐसे रखना है, धीरे धीरे खाएंगे, है ना। तो दिस इज ऑल दिखावे की लाइफ। दिखाने लगे, अपने पैसे को बर्बाद करने लगे, फ्लॉन्टेड रिचेस, इतराने लगे अपने पैसे को। तो ऐसे लोगों को नवूब्स कहा गया है बेटा। ठीक है, सी ब्रिटिश ऑफिशियल्स who managed to return with wealth
वो ब्रिटिश ऑफिशियल जो अपना पैसा बना के इंडिया से वापस चले गए, लेड फ्लैशी लाइव्स, वहां पे कैसी जिंदगी जी उन्होंने फ्लैशी लाइव्स जी है, यानी कि दिखावे की जिंदगी जी, एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, इतराए अपने पैसे पे, बहाया पैसे को, उनको हम नबूब्स कहते हैं। आया समझ में? इनको हम नबूब्स कहते हैं। ठीक है, यहां पे एक इंटरवल होता है और यहां पे आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कहानी जो है वो खत्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं, दैट इज हाउ कंपनी एक्सपैंड्स इट्स रूल, कैसे कंपनी जो है अपना रूल एक्सपैंड करती है। तो बेटा क्या था कि कंपनी जो थी ना वो मतलब रेयरली उसने कोई मिलिट्री अटैक किया होगा, ठीक है, बल्कि इसके बदले में वो कौन कौन से हथकंडे अपना रही है, वो हटना रही है अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, ये हथकंडे अपना के अपना रूल जो है एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यूज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स एक्सपैंड, ये उसने तरीके अपनाए थे इंस्टेड ऑफ मिलिट्री अटैक। एज आई टोल्ड यू, मिलिट्री अटैक रेयरली, मिलिट्री अटैक वाज रेयर, मिलिट्री अटैक रेयर था और तरीके जो थे वो ये वाले थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कैसे पॉलिटिकल मेथड्स देखते हैं। पॉलिटिकल मेथड्स में बेटा ये था कि कंपनी ने क्या किया था कि अपने एक एक गवर्नर रेसिडेंट्स बना दिए थे, दीज वर रेसिडेंट गवर्नर्स। कहाँ? स्टेट्स में, इंडियन स्टेट्स में अपने 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 आदमी बैठाल दिए थे, रेसिडेंट्स बना दिए थे। और वो रेसिडेंट्स क्या थे? दे वर बेसिकली देयर एजेंट्स, एजेंट्स थे। काहे के एजेंट्स क्यों थे? उनका काम क्या था? वर्क ऑन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका काम क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट में इन्हें काम करना था, वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इनका काम था। और इन्हीं के थ्रू, इन एजेंट्स के थ्रू, इन गवर्नर्स के थ्रू, व्हाट डिड ईस्ट इंडिया कंपनी डिड, करती क्या थी? वो यहाँ के अब इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी देने लगी थी, इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी देने लगी। कैसी? दो, एक तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे अब सक्सेसर कौन होगा, सक्सेसर, कि इसके बाद अब सक्सेसर कौन होगा वो अब ये लोग डिसाइड करने लगे थे। एंड सेकेंड वाज एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे कौन अपॉइंट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे किसको अपॉइंट करना है, ना इट वाज डिसाइडेड बाय कंपनी। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो पॉलिटिकली जो है अब इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी देने लग जाती है। ओके, थ्रू दिस रेसिडेंट गवर्नर्स, इन एजेंट्स के जरिए से। सेकेंड वॉज सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, क्या है ये अलायंस? लेट अस स्टडी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब्सिडरी अलायंस क्या है बेटा कि यहाँ पे इंडियन रूलर को ये परमिशन, ये अलाउड नहीं था कि वो अपनी खुद की एक आर्मी रख सके। यहाँ पे उसको ये चीज अलाउड नहीं थी, ही वॉज नॉट अलाउड टू कीप एन इंडिपेंडेंट आर्मी। इंस्टेड क्या था? नाउ कंपनी विल प्रोटेक्ट देम, कंपनी उनको प्रोटेक्ट करेगी, कंपनी की आर्मी होगी और कंपनी की आर्मी का मेंटेनेंस का पैसा कौन देगा? ये इंडियन रूलर्स देंगे। आया समझ में? मतलब उनकी खुद की आर्मी नहीं होगी, कंपनी की आर्मी होगी, वो उन्हें प्रोटेक्शन देंगे और उसका पैसा किसे देना होगा? वो देना पड़ेगा इंडियन रूलर्स को। आया समझ में? और अगर कोई भी इंडियन रूलर अगर इस सब्सिडी, उसको बोलते हैं इस पैसे को देने में नाकामयाब रहा, तो एज अ पेनल्टी क्या होगा? आपके टेरिटरी का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं आप दे पाए, एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी, आपकी टेरिटरी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगी।
तो इसमें क्या था, एक तो भाई नवाब आ गया था, नवाब की तो आधी टेरिटरी चली गई थी, एंड द सेकंड वाज हैदराबाद। क्यों? बिकॉज दे फेल्ड दी सब्सिडरी फोर्सेस। वो सब्सिडरी फोर्स पेमेंट, पैसा, मेंटेनेंस का, किसके? आर्मी का नहीं दे पाए थे। ये है सब्सिडरी फोर्स, सब्सिडरी अलायंस। दिस वाज सब्सिडरी अलायंस। आया समझ में? सब्सिडरी अलायंस समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां हम पढ़ते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। इनको कहा जाता था टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहते हैं बेटा? इसलिए इसके पीछे एक कहानी है। ऐसा कहा जाता था कि भाई अब देखो, बड़े लोगों के शौक देखिए आप, राजा महाराजाओं के। ऐसा कहा जाता था कि टीपू सुल्तान जो है वो अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं। मतलब आप शौक देखिए, शिकार करने जा रहे हैं, और हम लोग कैसे चले गए, मोमोज खा के चले आए, एक चक्कर मार के चले आए। ऐसी मम्मी आते हैं अभी, बस एक चक्कर लगा के निकल गए, एक चक्कर मार के बस आके चले आए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, चाय पी ली, आ गए, होता है ना। लेकिन इनके शौक देखो, जा रहे हैं शिकार करने। तो टीपू सुल्तान अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं। वहां पे उनका सामना हो जाता है किससे? वहां सामना हो जाता है टाइगर से, है ना। अब उनकी क्या बंदूक जो थी वो चल नहीं रही थी, मतलब चल रही थी लेकिन वो चली नहीं उस वक्त, और उनका जो डैगर था वो नीचे गिर गया। तो टीपू सुल्तान ने किसी तरह मैनेज किया कि वो टाइगर से लड़ते रहे, कभी वो ऊपर, कभी मैं नीचे, कभी वो ऊपर, कभी मैं नीचे, ठीक है। इस तरह से वो बैटल लड़ते रहे जब तक कि वो अपना डैगर उठा नहीं पाए। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि टाइगर को उन्होंने मार गिराया, टाइगर वाज किल्ड। आया समझ में? तो इसीलिए उनको कहते हैं ही वाज द टाइगर ऑफ मैसूर। एंड यू कैन सी दिस पिक्चर। ये क्या है? दिस इज अ टॉय टाइगर। ये एक टॉय टाइगर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये टाइगर जो है वो एक यूरोपियन सोल्जर को नीचे दबाए है, मुंह से दबाए हुए है, और जब इसका आप हैंडल घुमाएंगे ना तो इसमें से आवाज आएगी टाइगर के दहाड़ने की, टाइगर के रोर करने की आवाज आएगी, और यूरोपियन के श्रीक यानी कि चिल्लाने की आवाज आएगी, जैसे कि वो अपने आप को बचाना चाह रहा है। आया बेटा समझ में? और ये आज भी जो है रखा हुआ है लंदन में, ठीक है। सो टीपू सुल्तान की कहानी पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था जो टीपू सुल्तान निपट गए, ठीक है। क्या हुआ था बेटा कि टीपू सुल्तान ने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए थे। he was two rulers of मैसूर, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, ठीक है। यहाँ पे टीपू सुल्तान ने क्या किया, जो एक्सपोर्ट था मालाबार कोस्ट से, जो होता था एक्सपोर्ट काहे का, सैंडलवुड, कार्डमम, पेपर, टीपू सुल्तान ने इस एक्सपोर्ट को स्टॉप करा दिया, बंद करवा दिया। अब यहां से एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। एक स्टेप ये लिया, यानी यहाँ पे टीपू सुल्तान ने लगा दी अंग्रेजों के लिए चिंगारी, लग गई चिंगारी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टीपू सुल्तान ने क्या किया? डिसअलाउड लोकल ट्रेडर्स को डिसअलाउ किया कि आप अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। एक चिंगारी लग चुकी है, यहां पे क्या हुआ? यहां आग लग गई अब, ठीक है। यहां चिंगारी बढ़ गई, चिंगारी इतनी तेज हो गई कि आग लग गई। और अब क्या हुआ? तीसरी चीज क्या थी कि टीपू सुल्तान ने उसके क्लोज रिलेशंस बिल्ड हो गए थे फ्रेंच के साथ, और फ्रेंच की हेल्प से टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर लिया था। तो दिस वाज द थर्ड रीजन। यहां लग गई चिंगारी, यहां लग गई आग, और ये हो गया ब्लास्ट। दिस वाज द स्पार्क। यहां लग गई चिंगारी, यहां लग गई आग, फायर, और यहां अल्टीमेटली क्या हो गया? ब्लास्ट। पड़ गए यहां पे आके, ठीक है। तो दीज वर द थ्री रीजंस। पहला मैंने आपको बताया, मालाबार कोस्ट से एक्सपोर्ट स्टॉप। दूसरा, डिसअलाउड लोकल ट्रेडर्स टू ट्रेड विद ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा, बिल्ड क्लोज रिलेशंस विद फ्रेंच। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई भाई? गुस्से से पागल हो गई, फ्यूरियस, पागल हो गए। यहाँ पे फिर क्या हुआ? यहाँ पे 4 लड़ाइयां लड़ते हैं वो मैसूर के साथ। 4 एंग्लो मैसूर वॉर। नंबर 1 पहली लड़ाई हुई थी आपकी 1767 से 1769, इसके बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी लड़ाई हुई थी, इसमें हुआ क्या था? इसमें
कंपनी जो है डिफीटेड, कंपनी वॉज डिफीटेड, कंपनी हार जाती है। आया समझ में? दूसरी लड़ाई हुई थी 1780 से 1784, दूसरी लड़ाई हुई, दिस वाज द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें भी क्या हुआ? इसमें भी कंपनी वॉज डिफीटेड, कंपनी हार जाती है। आया समझ में? अब तीसरी वॉर होने जा रही है, देखो क्या हो रहा है। तीसरी वॉर जब होती है वो होती है आपकी 1790 से 1792 में, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंबाइंड फोर्सेस आ जाती हैं। कहाँ की? हैदराबाद की, मराठा एंड ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों मिलके टीपू सुल्तान को यहाँ पे हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं। कंबाइंड फोर्सेस ऑफ कंपनी की, मराठा की, एज वेल एज हैदराबाद निजाम, ठीक है, यहाँ पे टीपू को हरा दिया जाता है। टीपू वॉज डिफीटेड। आया समझ में? और अब क्या होता है, फाइनली चौथी लड़ाई होती है जिसमें टीपू डाइड। उसके आउटकम्स क्या होते हैं? इस बैटल को बोलते हैं बेटा बैटल ऑफ सेरंगापटम, ठीक है, इस बैटल का नाम है। ये बैटल थी, इस बैटल में टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल सेरिंगापट्टम को बचाने में मर जाते हैं, डाइड, ही डाइड। तो इसके आउटकम्स क्या निकलते हैं? 3 आउटकम्स होते हैं इस वॉर के, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के। पहला मैंने आपको बताया कि टीपू सुल्तान डाइज। दूसरा क्या हुआ? मैसूर वापस चला जाता है वुडियर्स डायनेस्टी में। सेकेंड आउटकम इज Mysore went back to Wodeyar's dynasty. This was a dynasty, ठीक है, वापस चला जाता है। एंड तीसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस अब इम्पोज कर दिया जाता है। याद आ रहा है ना सब्सिडरी अलायंस क्या है? इंडियन रूलर अपनी आर्मी नहीं बनाएगा, आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ पे भी आपकी सब्सिडरी अलायंस इम्पोज हो जाते हैं मैसूर में। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैसूर तो निपट गया, यहाँ लग गई लंका मैसूर की, यहाँ तो ब्रिटिशर्स ने इनकी लगा दी अच्छे से। यहाँ 4 लड़ाइयाँ हुई, 2 में कंपनी हारी, बाकी की 2 में टीपू सुल्तान हारे, दूसरे में डिफीट हो गया, एंड देन द फाइनल वन ही फाइनली डाइज। ये तो थी भाई उसकी बात मैसूर की। सी यू कैन सी इन दिस मैप, इस मैप में आप देख सकते हो कि ये तो है आपका मैसूर, ये है, ठीक है, दिस वॉज मैसूर, ये मैसूर है आपका, ये है आपकी मैसूर। अब आप देख सकते हैं निजाम कहाँ है, दिस इज निजाम, दिस इज हैदराबाद, निजाम, ये मिल जाती है, ठीक है। और कौन मिल जाता है? ये पेशवा, ये पेशवा दिख रहे हैं आपको, ये मराठा है बेटा। ये सब मिलके जो है एंड ईस्ट इंडिया कंपनी मिलके मैसूर को खत्म कर देती है, मतलब टीपू सुल्तान को यहाँ पे हरा देती है, ही डाइज फाइनली। अब पहले तो ब्रिटिशर्स ने लगा दी लंका, मैसूर की लग गई है, मराठा था बहुत हंस रहा था भाई। पहले जब बंगाल की लगी तो मैसूर हंसा, अब मैसूर की लग गई, मराठा हंस रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने कहा बहुत हंस रहे हो, आओ तुम्हें भी हम साइड में लेते हैं, आओ बहुत उछल रहे हो तो आओ बेटा आओ। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, मराठास के साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी की वॉर्स होती हैं, ठीक है, लड़ाई होती है। होता क्या है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज फ्रॉम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज इन 1761। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इन लेट 18th सेंचुरी में वो सोचती है कि मराठा पहले तो हमारे अंदर आके मैसूर के साथ लड़ लिया, लेकिन अब इनकी भी सफाई करना बहुत जरूरी है, इनको भी बिल्कुल लाना पड़ेगा उसमें, बिल्कुल हाँ रहना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि अब मराठास को फाइनली क्रश धोने का वक्त आ गया है, इनको वॉश कर दो, ठीक है। होता क्या है, इन द लास्ट 18th सेंचुरी कंपनी डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय मराठा पावर। मराठा की जो ताकत थी, कंपनी जो है वो सोच रही थी अब इसको पूरी तरह से कुचल दे, हटा दे इसको, अब बिल्कुल साफ कर दे मैदान भाई, बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड ट्रेड की वजह से, ठीक है। तो हुआ क्या था, विद द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो 1761 में हुई थी, यहाँ पे जो मराठा का सपना था, आहा दिल्ली से बैठ के राज करना है,
दिल्ली से बैठ के, वो सपना इनका चकना चूर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे द मराठास ड्रीम, काय का ड्रीम, आई टोल्ड यू, रूलिंग फ्रॉम दिल्ली शैटर्ड, यहाँ पे उनके दिल्ली से बैठने का सपना चकनाचूर हो जाता है। कब? आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। 1761 के बाद, इस बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो मराठा थी वो छोटे छोटे डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड हो जाती है, डिफरेंट ग्रुप्स में बेटा डिवाइड हो जाती है, एंड दे गो अंडर डायनेस्टीज। कैसी डायनेस्टी थी? नेम ऑफ द डायनेस्टी इज सिंधिया। देन ये कहां पे है? ग्वालियर में है। ठीक है, देन होलकर, ये डायनेस्टी, दिस वाज इन इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा में, एंड भोसले नागपुर में। ठीक है, ये डायनेस्टीज थी। दिस डायनेस्टी फॉर्म्ड अ कॉन्फेडरेसी, यूनियन जिसे कहते हैं, और इसका हेड कौन था? द हेड वाज पेशवा। वो मूवी देखी है पद्मावत, पेशवा बाजीराव बल्लाड़, बस समझ लो मराठा की लड़ाई है वही, ये हो रही है मराठा की लड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे मराठास वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। कब? आफ्टर द बैटल ऑफ थर्ड पानीपत, बैटल ऑफ थर्ड पानीपत बैटल। ठीक है, क्या होता है? फॉर्म्ड कॉन्फेडरेसी, ये डायनेस्टी, ये सब मिलकर एक कॉन्फेडरेसी बनाती है अंडर पेशवा, यानी पेशवा क्या था? उनका हेड हुआ करता था। इतनी बात समझ में आ गई? हेड है। अब यहाँ पे लड़ाई होती है भाई मराठा की, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। यहां जब लड़ाई होती है मराठा की ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो यहां 3 लड़ाई लड़ी जाती है, 3 एंग्लो मराठा वॉर्स। नंबर 1 इज इट वाज इन 1782, पहली लड़ाई होती है 1782। मतलब आप ये देखिए कि आप मैसूर की बात करें, हम यहाँ पे ये मैसूर की भी देखिए 80 से 84 पैरेलल चल रही है लड़ाई, देखा? पैरेलल चल रही है। एंड देन इन दिस एंग्लो मराठा वॉर 1782 में पहली लड़ाई होती है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसका क्या होता है? इसका कोई विक्टर नहीं होता है, नो क्लियर विक्टर। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हुआ इसमें? इसका आउटकम क्या निकला कि यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई यहाँ साइन होती है, और यहाँ पे कोई क्लियर विक्टर नहीं होता है। कौन जीता लड़ाई ये साफ नहीं हो पाया। आया समझ में? देन द सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये कब हुई थी? कि हुई थी 1803 से लेके 1805, यहां पे हुई थी। और अब की बार क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर लेती है, अपने अंडर में ले आती है, कौन कौन किस किस को? उड़ीसा, दिल्ली एंड आगरा। ये 3 चीजें, ये 3 जगह स्टेट्स अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ओडिशा, आगरा एंड दिल्ली, ये अंडर में आ गई है। अब क्या हो रहा है? फाइनली मराठा भी यहाँ धुलने वाले हैं। एक पहले मराठा ना बहुत मारते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन अब इन्होंने, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी लगा दी। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एंड व्हाट हैपेंड? मराठास वर फाइनली क्रश्ड। यहाँ पे मराठास पूरी तरीके से धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, क्योंकि दाग अच्छे नहीं थे। ओके, 1817 से लेके 1819 तक ये लड़ाई चलती है। ये थी 3 एंग्लो मराठास वॉर जो ब्रिटिश के साथ चली थी। पहली वाली में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है, क्योंकि कोई क्लियर विक्टर नहीं होता। दूसरे में क्या होता है? दूसरे में ओडिशा, आगरा और दिल्ली अंदर आ गए, आते जाओ आते जाओ आते जाओ, लेते जाओ आते जाओ लेते जाओ, ये चल रहा था यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का। आया समझ में? ठीक है, तो ओडिशा, आगरा एंड दिल्ली कैप्चर्ड, एंड देन फाइनली मराठास वॉज्ड, क्रश्ड। नाउ व्हाट हैपेंड? अब क्या होता है? क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। क्या है एक पैरामाउंट सी? पैरामाउंट सी है कि अब यहां कंपनी कहती है कि वी आर पैरामाउंट, मतलब हम सुप्रीम हैं, हमारी पावर इंडियन स्टेट से ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, इनसे ऊपर होगी। ये थी पैरामाउंट सी पॉलिसी। लेट अस स्टडी क्लेम ऑफ पैरामाउंट सी। क्या थी? एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई थी, इनिशिएट करी गई थी बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग ने करी थी। दिस इज पैरामाउंट सी पॉलिसी। ठीक है, एंड दिस ही वाज गवर्नर जनरल कब से कब तक? आई टोल्ड यू 1813 से लेके 1823, 1813 से लेके
1973 तक ये क्या थे, गवर्नर जनरल थे। अब पैरामाउंट से की पॉलिसी कहती क्या है, कहती है इट क्लेम्ड कि इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, उसकी जो कंपनी की अथॉरिटी है वो सुप्रीम होगी, एंड हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स, और उसकी जो पावर है कंपनी की वो इंडियन स्टेट से ज्यादा होगी, उनसे ऊपर होगी। आया बेटा समझ में आया? ये क्लेम ऑफ पैरामाउंसी का मतलब समझ में आया? क्लियर है ना? बिल्कुल 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 पिक्चर जो है दिमाग में क्लियर रखना। इसमें इस पूरे चैप्टर में कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है जहां आपको कुछ रटना पड़े। पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक कहानी चल रही है। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। दिस वॉज द पैरामाउंसी पॉलिसी, ठीक है। लेकिन ये पैरामाउंसी की पॉलिसी जो थी वो अनचैलेंज नहीं थी, मतलब इतनी आसान नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, वहां पे प्रोटेस्ट किया एंड जब दिस ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये किटूर जाती है, किटूर सी एग्जाम्पल, किटूर क्या है बेटा, ये आज के जमाने में से हम कर्नाटक कहते हैं, तब किटूर कहते थे। तो किटूर की रानी चन्नम्मा ये क्या करती है, शी लेड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट एंटी ब्रिटिश मूवमेंट करती हैं ये रानी चन्नम्मा, ठीक है। जब भाई इस तरह की पॉलिसी ले आए तो ये उस चीज का रानी चन्नम्मा प्रोटेस्ट कर रही है, प्रोटेस्ट, ठीक है। सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामाउंसी वाज चैलेंज्ड, ठीक है। और क्या हुआ, रानी चन्नम्मा यहाँ पे इस पॉलिसी को प्रोटेस्ट कर रही है, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स लीड कर दी हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड शी डाइड इन द प्रिजन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उन्हीं की इस मूवमेंट को उनकी चौकीदार रयन्ना ये लेड करते हैं, लेड, एंड इनके साथ भी यही होता है। फाइनली ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड एंड ही ऑल्सो डाइड। आया समझ में? तो ये तो तब की कहानी है जब किट्टूर, अब देखो किट्टूर भी आ गया अंडर में, बंगाल है ही, मैसूर, मराठा, दिल्ली, आगरा, उड़ीसा, किट्टूर, सी ये सब चीजें अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गई, एनेक्स कर ली उन्होंने। सो दिस वाज द पैरामाउंसी चैलेंज जो रानी चन्नम्मा ने करी थी। अब क्या हुआ, फियर ऑफ रशिया, यहां पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर लगने लगा कि कहीं रशिया जो है वो नॉर्थ वेस्ट से आ ना जाए। से दिस इज इंडिया, ये इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट यानी कहीं इधर पे, ये नॉर्थ वेस्ट, कहीं यहां पे रशिया है, ठीक है, हियर रशिया। अब ये डर था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि कहीं रशिया नॉर्थ वेस्ट से आ ना जाए, तो इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने आप को सिक्योर करने के लिए वॉर विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करी एंड कंपनी वन, जहां पे कंपनी जीत जाती है और वहां पे इनडायरेक्ट रूल स्टैब्लिश हो जाता है। अपने आप को सिक्योर करने के लिए, इंडिया में अपने आप को सेफ रखने के लिए उन्होंने पहले अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी, वहां पे जीत गए, वहां इनडायरेक्ट रूल आ गया। अब किसकी बारी थी, अब बारी थी सिंध की, ये आप देख सकते हैं सिंध, दिस इज सिंध, ये है, यहां पे अब सिंध की बारी थी। तो यहां पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध को भी अपने अंदर सिंध को एनेक्स कर लेती है, अपने अंदर कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। अब बारी थी पंजाब की, लेकिन पंजाब में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर थे जिनका नाम है महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह की वजह से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो पंजाब को भी अपने अंदर ले आए, लेकिन महाराणा रंजीत सिंह के डेथ के बाद यहाँ पे सिख के साथ दो प्रोलॉन्ग वॉर्स होती हैं एंड अल्टीमेटली पंजाब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब को भी कैप्चर कर लेती है। आया समझ में? नेक्स्ट वील स्टडी अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखो नाम से पता चल रहा है लैप्स, क्या मतलब हुआ, लैप्स,
गिर गए, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था ये? दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहाउजी इन, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ he was governor general in 1848 से 1856, लॉर्ड डलहाउजी, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड था। क्या था इस पॉलिसी में? इस पॉलिसी में बेटा ये लिखा हुआ था कि अगर किसी इंडियन राजा का कोई मेल हेयर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? उसका किंगडम लैप्स कर जाएगा, यानी वो अब कंपनी की टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। अगर किसी इंडियन राजा का कोई बेटा नहीं है, मेल हेयर नहीं है, जो उसके आफ्टर मतलब जब इंडियन रूलर की डेथ हो जाएगी तो भाई पहले क्या होता है? राजा का बेटा, फिर राजा बन गया, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई, जिसमें ये कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डिक्लेयर्ड दैट इफ इंडियन रूलर डाइड, अगर इंडियन रूलर मर जाते हैं किसी मेल हेयर के बगैर, अगर उनका बेटा नहीं होता है, विदाउट हिज मेल हेयर, विदाउट अ मेल हेयर अगर नहीं है, तो क्या होगा? हिज किंगडम वुड लैप्स, उसका किंगडम लैप्स कर जाएगा। मतलब क्या हुआ? बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनीज टेरिटरी, कंपनी के टेरिटरी का अब ये पार्ट बन जाएगा। दिस वॉज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सिंपल सीधा फंडा है बिल्कुल। अगर आपका कोई मेल हेयर नहीं है, आपके मरने के बाद आपका राजकाज राज्य किसके हाथ में आ जाएगा? कंपनी के हाथ में आ जाएगा। सिंपल, मतलब इतना सब कुछ एनेक्स करने के बाद ये तो एक लहर चल गई थी एनेक्सेशन की। हुआ क्या? इसके शिकार कौन कौन बनी, कौन सी स्टेट्स बनी? सबसे पहले बनी आपकी सतारा 1848 में, उसके बाद संबलपुर कब? 1850 में, उसके बाद उदयपुर कौन? 1852, देन नागपुर 1853, झांसी 1854। ये सब इसके क्या बन गए? शिकार बन गए। किसके शिकार बन गए? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के शिकार बन गए, ठीक है। मतलब बंगाल के बाद मैसूर के बाद उड़ीसा, आगरा, दिल्ली, मराठा, मतलब ठीक है। अब उसके बाद उधर नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, एंड नाउ सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। सी सो मैनी। तो ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इनके ये कुछ थे शिकार, बेचारे ये भुगते हुए थे। अब यहाँ क्या होता है? ये तो आ गई उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी से, उन्होंने एनेक्स कर लिए, ठीक है, एनेक्स कर लिए। अब अवध को कैसे एनेक्स करें भाई? अवध के लिए क्या करें? तो अवध के लिए यहाँ पे एक नया क्राइटेरिया लाते हैं, एंड दैट इज मिस गवर्नमेंट। वो यहाँ पे मिस गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अवध, यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पे कंपनी ने कहा कि भाई आपका जो राज्य है, जो आपकी गवर्नमेंट है, वो ढंग से काम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट इज डूइंग मिसगवर्नेंसी, मिसगवर्नमेंट कर रही है गवर्नमेंट आपकी, मतलब ढंग से काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी कहती है ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, यानी ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है कि जहां पे मिसगवर्नमेंट हो रहा है, वहां के जो लोग हैं, पीपल, उनको क्या करें? इस मिसगवर्नमेंट से छुटकारा दिला दे, मुक्ति दिला दे। तो इस तरीके से उन्होंने अवध भी अपने अंडर, अपने कंट्रोल में ले लिया, ये कह के कि यहाँ की गवर्नमेंट ढंग से राज चला नहीं पा रही है, ढंग से राज नहीं कर रही है। इस तरीके से वो अवध को भी अपने अंडर ले लेते हैं। दिस वॉज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड अ न्यू क्राइटेरिया दैट इज मिसगवर्नमेंट। ये एक नया क्राइटेरिया ले आए थे। मतलब आप ये देखिए कितने तरीके के हथकंडे कंपनी अपना रही है अपने अंदर, मतलब एनेक्सेशन के लिए। कितना डिप्लोमेटिक तरीका है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डिप्लोमेटिक तरीका है। अगर आपका बेटा नहीं है, अब आपका राज आपके अंडर में नहीं, हमारे अंडर में आ जाएगा। डिप्लोमेटिक तरीका, सब्सिडरी अलायंस, पॉलिटिकल मेथड, कितने तरीके से मतलब अपने अपने आदमी बिठा दिए स्टेट्स में, आया समझ में, गवर्नर्स बना दिए अपने अपने। सो दिस वाज ऑल अबाउट how they expanded their rule.
नाउ वील कम टू सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे क्या हुआ था, एक नया एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका डेवलप कर दिया गया था, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड। क्या था, 3 प्रेसिडेंसीज थी, कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये 3 प्रेसिडेंसीज थी। और इन सब में कंपनी ने क्या किया था, दे वर गवर्न्ड बाय गवर्नर। गवर्नर, इनको गवर्न कौन करता था, गवर्नर। मद्रास ऑल्सो गवर्न्ड बाय गवर्नर, बॉम्बे गवर्न्ड बाय गवर्नर, ठीक है। लेकिन इनका सुप्रीम हेड कौन था, 3 प्रेसिडेंसीज का सुप्रीम हेड। हु वाज द सुप्रीम हेड, सुप्रीम हेड वाज गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल आ रहा है बेटा समझ में, जनरल सुप्रीम हेड था गवर्नर जनरल, ठीक है। ये थी 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, गवर्न्ड बाय, ईच वाज गवर्न्ड बाय गवर्नर एंड सुप्रीम हेड वाज दिस गवर्नर जनरल, ठीक है। और क्या था, यहां पे जुडिशियल सिस्टम में कुछ नया चीज लाए थे, वो न्यू जुडिशियल सिस्टम था। क्या था, वन वाज क्रिमिनल कोर्ट एंड द अदर इज सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट के फंडे बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसीलिए मैंने इसे ऐसे लिखा भी है कि आप जो है कंपेयर भी कर लें और समझ भी दें। क्रिमिनल कोर्ट को ऑल्सो नोन एज फौजदारी अदालत, इसको फौजदारी अदालत भी कहते थे, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से मामले आते थे, मारपीट के, हाथापाई के, लड़ाई झगड़े के, ये सारे मामले किस में आते थे, दिस क्रिमिनल कोर्ट और फौजदारी कोर्ट। आया समझ में। और यहाँ पे जज कौन था, जब मियाँ बीवी राजी तो कहा डैश करेगा, क्या करेगा, काजी, क्या करेगा, काजी। काजी वॉज दी जज, यहाँ पे जज कौन था, काजी था। और यहाँ लॉज को इंटरप्रेट कौन करता था, मुस्लिम लॉज को इंटरप्रेट कौन करता था, ही वॉज मुफ्ती। मुफ्ती जो है वो मुस्लिम लॉज को इंटरप्रेट करता था एंड काजी वॉज दी जज। लेकिन जो फाइनल सुपरविजन था दैट वाज डन बाय डीसी। कौन है ये डीसी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ही वाज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आया समझ में, ठीक है। ये था क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी अदालत। अब हम बात करते हैं सिविल कोर्ट की। सिविल कोर्ट को हम क्या कहते हैं, नोन एज दीवानी अदालत, इसको दीवानी अदालत भी कहते हैं। यहाँ पे किस टाइप के केसेस आते थे, रिलेटेड टू लैंड, जमीन जायदाद के, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के यहाँ पे केसेस आते थे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या था, मौलवी और हिंदू पंडित जो थे वो यहाँ पे इंडियन लॉज को इंटरप्रेट करते थे। किसके लिए, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ना, यूरोप का तो था, यूरोप का आदमी बैठेगा, है ना। तो यहाँ पे मौलवी एंड हिंदू पंडित यहाँ पे लॉज, इंडियन लॉज को इंटरप्रेट करके यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताते थे। एंड यहाँ पर भी फाइनल सुपरविजन किसका था, दैट इज डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। आया समझ में, डिफरेंस समझ में आ रहा है। दिस इज फौजदारी अदालत, दिस इज दीवानी अदालत। यहाँ पे मौलवी एंड हिंदू पंडित इंडियन लॉज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे मुफ्ती कर रहे हैं मुस्लिम लॉज को इंटरप्रेट। देन काजी वाज द जज यहाँ पे एंड, लेकिन दोनों का फाइनल सुपरविजन कौन करता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब नेक्स्ट क्या था कि हर मतलब जो लॉज थे उसको जो है अलग अलग तरीके से जो लोकल ऑफिशियल्स थे वो अलग अलग तरीके से उसे इंटरप्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक तरह से बनाने के लिए लॉज को भाई अलग अलग किताब में अलग अलग तरह से दिया गया था। तो उसको एक यूनिफॉर्मिटी में लाने के लिए यहाँ पे क्या हुआ कि 11 पंडितों को यहाँ बुलाया गया और उनसे कहा गया कि यहाँ पे आप हिंदू लॉ को कोड कर दीजिए। कब, इन 1775 में, ठीक है। आया बेटा समझ में। सी
टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, लॉज की यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 11 पंडित्स वर आस्क्ड, 11 पंडितों को कहा गया कि आप यहाँ पे एक हिंदू कोड, एक डाइजेस्ट कंपाइल कर दीजिए, बना दीजिए। कंपाइल डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज कब किया बेटा? 1775 में। आया समझ में? अब हिंदू लॉज की बात हो गई। सिमिलरली this Muslim laws also, they were also codified in the year 1798 में। जैसे हिंदू पंडित्स को बुलाया गया, आप आइए यहाँ पे हिंदू लॉ को कोड करिए। सिमिलरली फॉर मुस्लिम लॉ ऑल्सो, मुस्लिम लॉ वॉज ऑल्सो कोडिफाइड इन 1778। नाउ जो हिंदू लॉ कोड हुआ था, हिंदू डाइजेस्ट हुआ था, उसको ट्रांसलेट किसने किया था? भाई वो तो अपने हिंदू, भाई जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी, हम उसी में तो लिखेंगे, तो यूरोपियंस को तो वो समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया एंड इट वाज ट्रांसलेटेड बाय एन.बी. हेल्हेल्ड इनटू इंग्लिश। इन्होंने इंग्लिश में हिंदू लॉ को ट्रांसलेट कर दिया था। आया बेटा समझ में? एंड मुस्लिम लॉ वाज कोडिफाइड इन 1778। इतना आया बेटा समझ में? अब हम पढ़ते हैं डीसी के बारे में, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट। ओके, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एक चीज और हुई थी एंड दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हुआ क्या था? यहाँ पर एक नया सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया गया था। देखो बेटा ये सब किस में चल रहा है? न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चल रहा है। मैंने आपको पहले क्या बताया? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रेसिडेंसी आ गई थी। आया समझ में? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी आ गई। उसके बाद क्या हुआ? प्रेसिडेंसी के बाद फिर कोर्ट्स, जुडिशरी सिस्टम में नया चेंज क्या आया? कोर्ट्स, सिविल कोर्ट एंड दिस फौजदारी कोर्ट, ओके, क्रिमिनल कोर्ट। देन व्हाट हैपेंड? लॉज जो इंटरप्रेट हो रहे थे, अपने अपने तरीके से जो इंटरप्रेट हो रहे थे, उसको कंबाइन करके एक जगह हिंदू लॉ बना दिया, एक जगह मुस्लिम लॉ बना दिया। नाउ सुप्रीम कोर्ट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड। सी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट है ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया था एंड द सेकंड वाज अ कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील था एंड द नेम वाज सदर निजामत अदालत। सी, सदर निजामत अदालत, ये था सुप्रीम कोर्ट, ये था आपका कोर्ट ऑफ अपील, जहां अपील कर सकते थे। भाई अगर मान लीजिए कहीं एक कोर्ट में आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको आपके फेवर का फैसला नहीं है, तो आप कहाँ अपील कर सकते हो? आप कहाँ फिर अपनी बात रख सकते हैं? तो एक कोर्ट बनाया गया था, कोर्ट ऑफ अपील। These were the some changes, or you can say this was the new administrative system by East India Company. Now we'll study about this revenue administration. Revenue administration में कौन करता था? मैंने आपको बताया, it was done by district collector. ठीक है, district collector क्या था? This was the highest officer at district level. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट ऑफिसर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। और बेटा ये आज भी है। जिले का मालिक कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, जिले का मालिक कौन होगा? डीएम होगा। दिस इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम। ठीक है, नाउ अब इसका काम क्या है डीसी का? व्हाट वाज हिज वर्क? फर्स्ट टू कलेक्ट रेवेन्यूज। कलेक्टर, नाम ही से पता चल रहा है कि ही इज अ कलेक्टर। कलेक्टर ऑफ व्हाट? रेवेन्यूज, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज। एंड और क्या काम था? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति बनाए रखने का काम था विद पुलिस, दरोगा एंड जज। ठीक है, आया समझ में? ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के काम थे। क्या था? एक तो था आपका कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, एंड द सेकंड इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति बनाए रखने में इनका काम था, ये इनका काम था विद द हेल्प ऑफ जज, पुलिस एंड दरोगा। आया समझ में? नाउ ये क्या था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस को क्या बोलते थे? कलेक्ट्रेट। एंड कलेक्ट्रेट क्या था? दिस वाज द सेंटर पावर, सेंटर ऑफ पावर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये सेंट्रल पावर थी। सेंटर ऑफ पावर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, कलेक्ट्रेट, दिस वाज द ऑफिस ऑफ दिस डीसी। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस था।
एंड दिस वाज एज इट इज अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब हाईएस्ट ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो इसका ऑफिस भी तो पावरफुल होगा. दिस वाज द सेंटर ऑफ पावर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. आया समझ में बेटा? ठीक है. नाउ वील मूव टू दी कंपनी की आर्मी कैसे थी. भाई कंपनी की आर्मी क्या थी? कंपनी की आर्मी जो है वो अवध और बनारस के पैटर्न को फॉलो करती थी. अब आप बोलोगे मैम क्या पैटर्न था बनारस और अवध का? तो बेटा वहां पे क्या था, आर्मी जो थी वो डिवाइडेड थी कैवलरी में एंड इन्फेंट्री में. ठीक है. कैवलरी मीन्स घुड़सवार, घोड़े के ऊपर तगड़ 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 वो है ये. एंड इन्फेंट्री आप देखोगे धम 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 धश. ये इन्फेंट्री वर सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स, पैदल सोल्जर्स एंड कैवलरी वाज देवर घुड़सवार, हॉर्स बैक. क्या था कि कंपनी ने फॉलो पैटर्न ऑफ अवध एंड बनारस का पैटर्न उन्होंने फॉलो किया और द आर्मी वाज डिवाइडेड इन कैवलरी एंड इन्फेंट्री. लेकिन अब क्या किया, कंपनी ने यहाँ पे रिड्यूस कर दी कैवलरी यानी कि घुड़सवार को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया. क्यों? क्योंकि जब कंपनी इजिप्ट के साथ लड़ाई कर रही थी, इजिप्ट के साथ लड़ाई कर रही थी, बर्मा के साथ लड़ाई कर रही थी, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कर रही थी, अफगानिस्तान. तो वहां पे वो क्या देखती है कंपनी कि वहां पे सोल्जर्स के हाथ में क्या था, मस्केट एंड मैचलॉक्स. ये क्या है? दीज आर टाइप्स ऑफ गन्स, हैवी गन्स, भारी भारी बंदूकें हैं जो उनके हाथ में थी. उन्होंने वहां पे घुड़सवार वाले सोल्जर्स कम देखे, नहीं देखे. ठीक है. फोकस ऑन इन्फेंट्री, मस्कट्स एंड मैचलॉक्स. जब उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो इस तरीके से लड़ाई हो रही है तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने फोकस किस पे किया, इन्फेंट्री पे फोकस किया, कैवलरी पे फोकस नहीं किया. कहने का मतलब ये है कि अब जो रिक्रूटमेंट आर्मी में हो रहा था वो इन्फेंट्री का हो रहा था. ठीक है. एंड मस्कट्स एंड मैचलॉक्स. ओके. नाउ अब उन्होंने अपनी आर्मी को किस टाइप की ट्रेनिंग दी. आर्मी रिक्रूट हो रही है, ट्रेनिंग तो देंगे ना, बिना सिखाए थोड़ी मैदान में उतार देंगे. आजा लड़ लो भाई, जा लड़ लो, देख लेना जो होगा देख लेना, जा लड़ लो. अरे भाई ट्रेनिंग देंगे, है ना. तो ट्रेनिंग कैसी थी, यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग इट वाज. ठीक है. एंड उनको किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ड्रिल, परेड पे, एंड मेड देम डिसिप्लिन्ड. आया समझ में? कॉन्सेंट्रेटेड ऑन यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी, ड्रिल, परेड मतलब एंड डिसिप्लिन, उनको डिसिप्लिन बनाया. आया समझ में? ठीक है. अब हम बिल्कुल जो है लास्ट पार्ट पे पहुंच गए कहानी के, बिल्कुल यहाँ एंड पे आ गए. मतलब आपने पूरा, आपको हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंपनी सिर्फ यहाँ पे पहले जो ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे आई थी वो यहाँ पे अब क्या होती है, टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर. यहाँ पे अब वो अपना राज्य, अपना कब्जा हमारे इंडिया पे कर लेती है. इस पूरे चैप्टर में आपने, इस पूरी कहानी में आपने सिर्फ यही जाना कि कैसे कैसे कंपनी पहले बंगाल में आके बैठ जाती है, फिर अपना रूल एक्सपैंड करती है, फिर कैसे नया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का ले आती है, एंड फाइनली द कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड, बदल गई. ट्रांसफॉर्म कहाँ से, स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी. एक जो ट्रेडिंग कंपनी, स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी थी, वो बदल गई किससे, टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में बदल गई. आया समझ में? ये एक हम पॉइंट नंबर 1 कंक्लूड कर सकते हैं. और क्या हुआ था, यहाँ पे अब स्टीम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई थी. इन्वेंशन ऑफ स्टीम टेक्नोलॉजी. अभी तक ब्रिटिशर्स को 6 to 8 months लगते थे इंडिया आने में. अब वो स्टीम टेक्नोलॉजी की वजह से, स्टीमर की वजह से इट गॉट reduced to 3 to 4 weeks. कहाँ 6 से 8 महीने लग रहे हैं, कहाँ से बस 3 से 4 हफ्ते में आ रहे हैं. तो ये क्यों, कैसे हो गया था, बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ स्टीम शेप टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से. एंड द लास्ट कंक्लूजन इज बट नॉट द लीस्ट, जो
जो टेरिटरी डायरेक्ट रूल था कंपनी का टेरिटरी पे, दैट वाज 63%। टेरिटरी पे डायरेक्ट रूल 63% का था, पॉपुलेशन पे 78% का था, और बाकी वाज इन इनडायरेक्ट रूल। सी टेरिटरी 63%, पॉपुलेशन कितने में है 78%, 78%, ये डायरेक्ट कंट्रोल में था कंपनी के, ठीक है, नॉट रूल, कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल में था कंपनी के। और यहाँ पे बाकी जो बचा हुआ था रेस्ट, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में था। आया समझ में? ठीक है, तो ये था पूरा आपकी कहानी कि कंपनी ट्रेड से कैसे टेरिटरी में बदल जाती है, टेरिटरी एनेक्स कर लेती है, हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिशेस इट्स पावर इन इंडिया। आया बेटा समझ में? पूरी कहानी समझ में आई गवा कि नहीं आई? आ गई ना? कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी। कहीं भी बेटा आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ आपको एक कहानी की तरह इसको सुनना है और समझना है, दैट्स इट। पूरी कहानी है ये, और आने वाले चैप्टर्स में भी ना ये बिल्कुल ऐसे ही चलने वाला है, कहानी चलने वाली है पूरी, बिल्कुल कहानी की तरह इसको समझो, इसको पढ़िए आप, एंड नथिंग मोर टू डू। मेक शॉर्ट नोट्स लाइक मी, जैसे मैं बना रही हूँ, मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बनाइए, एंड यू विल बी गुटिंग, मतलब यू विल बी फ्लरिशिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड में फ्लरिश करना चाहती थी, यू विल बी फ्लरिशिंग इन हिस्ट्री। ठीक है बेटा? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।